Hello students, welcome to you all in the first chapter of the history, the French Revolution. In this chapter we will discuss what happened in the French Revolution. In the French Revolution, the monarchy was forcibly overthrown by the revolutionaries and they made the France a republic nation. फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो वहां के पीपल्स थे, जो वहां के लोग थे, वो मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट थे और उन्होंने मोनार्की सिस्टम को एबोलिस्ट करके वहां रिपब्लिक नेशन को स्टेबलाइज्ड किया. नाउ व्हाट इज मोनार्की? मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द किंग इज द हेड ऑफ द नेशन. एज यू से दैट द किंग इज ऑल इन ऑल. मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें राजा के पास पूरे नेशन को कंट्रोल करने की ताकत होती है और राजा का जो आदेश है, राजा को जो ऑर्डर है, उसी को सर्वोपरि माना जाता है. एंड द कॉमन पीपल हैव नो पावर्स. और जो वहां की जनता होती है, जो उसकी प्रजा है, उसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं कि वो राजा को उसके आदेशों के खिलाफ कुछ बोल सके या रोक सके. नाउ इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द लेट 18th century. नाउ द फर्स्ट वन इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकेंड रशियन रेवोल्यूशन. Now, there was a common similarity between them, but that they were against monarchy. चाहे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, चाहे आप रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, ये दोनों ही रेवोल्यूशन मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट थी. तो ये दो सिमिलैरिटी इन रेवोल्यूशंस में देखी गई इन द लेट 18th century. The French Revolution was important in the history of Europe as it helped in forming a new world, a modern world. फ्रेंच रेवोल्यूशन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, नॉट ओनली इन द यूरोप हिस्ट्री बट ऑल्सो इन द होल वर्ल्ड, इन विच अ कॉमन पीपल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इसमें सबसे बड़ी जो भागीदारी थी, जो इंपॉर्टेंस थी, वो वहां के लोगों की थी. अब लोगों का जो आगे बढ़ चढ़कर इस रिवोल्यूशन में भाग लेना था, या फिर वहां के लोग जो चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम को वहां से हटाया जाए और वहां पे एक ऐसी सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट को बनाया जाए जिसमें लोगों को इंपॉर्टेंस और पावर्स दी जाए और जो गवर्नमेंट अफेयर्स होते, इश्यूज होते हैं, उसमें लोगों का जो पार्टिसिपेशन है पीपल्स का, वो भी बिल्कुल इक्वल हो. एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एनकरेज द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द होल वर्ल्ड. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही पूरे वर्ल्ड में धीरे 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 करके लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो ये आइडिया है, एक थॉट है, वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया. दैट्स वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड. नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, मीन्स कि आपको किसी भी कार्य को कुछ भी करने की स्वतंत्रता हो, आप बिल्कुल आजाद हो. दैट इज कॉल्ड लिबर्टी. इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन. आपके साथ कास्ट, रिलीजन, रेस, कलर, इस बेस पे कोई भी आपके साथ, चाहे आप अमीर, गरीब, इस टाइप से अगर कोई हो, तो उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए. थर्ड, फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स हेल्पिंग नेचर टूवर्ड्स ऑल, मीन्स आपके आस पड़ोस में कोई भी रिलीजन या कास्ट का कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ आपको अपना हेल्पिंग नेचर रखना है, सपोर्टिव नेचर रखना है, एक दूसरे की आपको मदद करनी है, भाईचारे की भावना को बढ़ाना है. दैट इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी. और जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो ये युद्ध हुआ था, ये 10 सालों तक चला, फ्रॉम 1789 टू 1799. और 10 साल के इस ड्यूरेशन के बीच में कई बहुत सारी चीजों में बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे वायलेंट इंसिडेंट, डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस भी हुए और मोनार्की को हटा के एक रिपब्लिक नेशन को वहां पे स्टेबलाइज किया गया. नाउ व्हाट इज रिपब्लिक? Republic is a form of government in which the people choose their representative and after that form the government. In this type of government, the head is elected. Republic एक ऐसी form of government है, एक ऐसी सरकार है जिसमें लोगों द्वारा उम्मीदवारों को चुना जाता है, लोगों के बीच में से ही वो उम्मीदवार आता है और वही उम्मीदवार रिप्रेजेंटेटिव पूरे कंट्री पे रूल करता है. That is called Republic. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे इस 10 इयर्स की ड्यूरेशन में काफी सारे वायलेंट इंसिडेंट, डेथ और डिस्ट्रक्शंस हुए. सो वी न्यू दैट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू रिमूव मोनार्की सिस्टम एंड स्टेबलाइज रिपब्लिक गवर्नमेंट. एंड व्हाट वर द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. नाउ नेक्स्ट,
On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. ये जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 14th जुलाई को पेरिस में स्टार्ट हुआ था. The king had commanded troops to move into the city. जो वहां का किंग था कौन? लुईस 16. उसने कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. उसने अपनी सेना को यह आदेश दे दिया था कि आप क्या करो, शहर की ओर, पेरिस की ओर रवाना हो जाओ. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Rumors. और जो वहां के कॉमन पीपल थे, जो वहां के लोग थे, उनके दिमाग में ये रूमर्स, ये चीजें फैल गई थी पूरी के पूरी सिटी में कि राजा शायद ये आदेश दे दे कि वहां के सिटीजन्स पे, वहां के नागरिकों पे खुलेआम गोलियां चलाने के आदेश दिए जा सकते हैं. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. तभी ये सब बातें सुन के जो वहां के लोग थे, जो वहां के पीपल्स थे, मेन विमेन, सब गैदर्ड, इकट्ठा हुए इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल. 7,000 वहां पे लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने डिसाइड किया टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया कि हम सब मिलके एक सेना बनाएंगे मोनार्की के अगेंस्ट. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. अब लोग इकट्ठा तो हो गए, संगठित हो गए, सेना भी बन गई, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी द नीड आर्म्स एंड वेपन्स. उन्हें संगठित होने के बाद आर्म्स और वेपन्स, हथियारों की जरूरत थी, जिसके लिए वो सारे के सारे मिलके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया वेपन्स और आर्म्स के लिए. फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. उसके बाद सबसे पहले वो कहाँ गए? फोर्ट्रेस प्रिजन. बेस्टिल एक फोर्ट्रेस प्रिजन है जहां पे कैदियों को रखा जाता था और वहां पे उन लोगों को उम्मीद थी कि वहां उन्हें आर्म्स एंड वेपन्स मिल जाएंगे. तो सारे के सारे लोग बेस्टिल प्रिजन की ओर गए. वहां उन लोगों को इम्प्रिजन किया जाता था जो कि मोनार्की के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाया करते थे, जो राजा के डेस्पोटिक जो मोनार्की थी उसके अगेंस्ट थे. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. और जब ये सारे के सारे रिवोल्यूशनरीज वहां गए तो इनकी और जो वहां के फोर्ट्रेस के जो कमांडर थे उनके बीच में फाइट हुई और फाइट में इन्होंने वहां के कमांडर को मार दिया. एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड. और वहां जो कैदी थे उनको रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया. वहां ज्यादा कैदी तो नहीं थे, सिर्फ 7 वहां पे प्रिजनर्स थे जिन्हें रिलीज कर दिया गया. दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम. Yet the Bastille was hated by all, because जो बेस्टिल प्रिजन था उससे सारे के सारे जो फ्रेंच पीपल थे वो अच्छा नहीं मानते थे, हेट करते थे. Because it stood for the despotic power of the king. क्योंकि वो किस चीज का प्रतीक था? वो प्रतीक था निरंकुश राजतंत्र का, यानी कि जिस तरीके से राजा अपनी मनमानी करता था और अपने अगर कोई उसके अगेंस्ट आवाज उठाए तो उसे कैद करके वहां रख दिया जाता था. तो इसलिए फ्रेंच के लोग, जो फ्रांस के लोग थे, वहां बेस्टिल से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destructions. उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब उस फोर्ट्रेस पे अटैक किया गया था उसके बाद जो उसके अवशेष रह गए थे, टूटे फूटे जो वहां की चीजें थी, उन्हें मार्केट में बेचा गया. और कुछ लोग ऐसे जो उसे एक यादगार के रूप में रखना चाहते थे, स्मृति चिन्ह के रूप में, उन्हें उनके पास उसको रख दिया गया, उन्हें बेच दिया गया. The next topic is French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. 1774 में लुईस 16 जो बॉर्बन फैमिली का था वो सिंहासन पे बैठा फ्रांस के. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. जब वो राजगद्दी पे बैठा तब वो 20 साल का था और उसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी की. अपॉन हिज एसेशंस द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर. अब जब वो राजगद्दी पे बैठा, जब वो सिंहासन पे बैठा, तो उस टाइम पे जो फ्रांस की ट्रेजर, जो उसका खजाना था, जो राजकोष था, उसकी जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी. वो काफी हद तक खाली हो चुका था. अब फ्रांस की ट्रेजरी के खाली होने के क्या कारण थे, हम वो पढ़ेंगे. Long years of war had drained the financial resources of France. काफी लंबे समय से फ्रांस युद्धों में
क्या था, संलग्न था, कई चीजों में वो इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से अब युद्ध होंगे तो युद्ध होने से पैसा तो खर्च होगा ही, और पैसा खर्च होने की वजह से फ्रांस की जो ट्रेजर की जो थी फाइनेंशियल कंडीशन वो बहुत वीक हो चुकी थी। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. अब पैलेस ऑफ वर्सेलिस जिसका जो खर्चा था काफी एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा था, इतने बड़े महल, इतने सारे लोग, उतने सारों का खर्चा, और जो इनके लाइफस्टाइल था वो काफी लग्जरियस था, जिसके लिए काफी पैसा खर्च किया जाता था। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. अब लुइस 16 के अंडर, जब लुइस 16 फ्रांस का राजा था, उसके कंट्रोल के अंदर जो फ्रांस है उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी। किसमें? उन्हें इंडिपेंडेंस, आजादी दिलाने के लिए ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि फ्रांस और अमेरिकन कॉलोनीज का ब्रिटेन सेम दुश्मन था। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion leverage to a debt that had already risen to more than $2 billion leverage. और उस वॉर में अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करने से फ्रांस पे जो खर्च था, जो उनके ऊपर डेप्ट उधार था, वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, $2 billion लेवरेज तक। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, ऐसे लेंडर्स जिन्होंने फ्रांस की गवर्नमेंट को पैसे दिए थे क्रेडिट में, यानी कि लोन, उधार में, नाउ बिगेन टू चेंज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, उन्होंने अपने लोन में 10% इंटरेस्ट मांगना शुरू कर दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो उनके फाइनेंशियल बजट का जो हिस्सा है उसे वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में, जो उनका इंटरेस्ट है उसमें खर्च करेंगे। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, और जो बाकी उनके रेगुलर एक्सपेंसेस थे, अब रेगुलर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सच एज, जैसे कि द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, अब सेना पे जो खर्च किया जाता है वो, द कोर्ट पे, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज, इन सभी चीजों को रन करने में जो खर्चा लगता है, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब ये सारा खर्चा कहाँ से निकाला जाएगा? क्योंकि जो उनका फाइनेंशियल बजट था वो तो सारा लोन के इंटरेस्ट पे दे दिया जाता था, और जो रेगुलर उनके जो खर्चे थे उसके लिए जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय टैक्स इंक्रीज करने के, तो उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिए। येट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफिस्ड, लेकिन ऐसा करने से भी उनका सॉल्यूशन नहीं निकला। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states. जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 18th century में 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, और जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे सिर्फ वही टैक्स पे किया करते थे, जिसमें फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी पीपल्स, सेकेंड स्टेट में आपके नोबल पीपल्स, और थर्ड स्टेट में आपके कॉमन पीपल्स आते थे, जिसमें आपका आर्टिशंस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सारे। तो आपने इस पूरे चैप्टर में जितना आज मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, उसके कॉजेस क्या थे, किस आइडियोलॉजी के पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो लड़ा गया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे पूरे वर्ल्ड में एक थॉट, एक आइडियोलॉजी को स्प्रेड आउट किया गया। तो इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So, on the basis of today's video, you have to answer some easy questions. Question number first, when did the French Revolution broke out? Question number 2, when did Louis XVI ascend the throne and to whom he married? Question number 3, what was livery? Question number 4, what were the reasons behind the empty treasure of France at late 18th century? Question number 5, what were the main ideology behind the French Revolution? So I hope you all have do it properly. Thank you.